हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। उससे पहले वाले टॉपिक में हमने मनोविश्लेषणात्मक विकास सिद्धांत, भाषाई विकास सिद्धांत और मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के बारे में पढ़ रखा है। अब अगला संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इस विकास सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया था और ये विकास सिद्धांत है जो कि 1921 और 1923 के मध्य दिया गया था। जीन पियाजे जो कि स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे और उन्होंने 32 पुस्तकों की रचना की थी। उसमें से जो मुख्य पुस्तकें हैं उसमें है, पहली पुस्तक है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, जो कि जीन पियाजे की जो कि प्रमुख पुस्तकों में है। सेकंड पुस्तक है द कंसेप्शन ऑफ वर्ल्ड, द कंसेप्शन ऑफ वर्ल्ड। थर्ड पुस्तक है द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड माइंड, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड माइंड। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास का जनक माना जाता है। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास का जनक माना जाता है। इन्होंने विकासात्मक मनोविज्ञान का भी जनक माना जाता है। इनको डेवलपमेंट मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु 8 प्रकार के विशेष संप्रत्यय बताए थे। जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास के लिए 8 प्रकार के संप्रत्यय बताए, जिसमें मुख्य है समंजन, साम्य धारणा, संरक्षण, संज्ञानात्मक संरचना, मानसिक संक्रिया, स्कीम्स, स्कीमा और विकेंद्रण। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे समंजन। समंजन या इसको अनुकूलन भी कहते हैं। बालक बालिकाओं में अपने वातावरण के साथ समंजन करने की प्रवृत्ति, अपने वातावरण के साथ समंजन करने की प्रवृत्ति या बालक बालिकाओं में अपने वातावरण के साथ समंजन स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति है। अपने वातावरण के साथ जो बालक बालिकाओं में समंजन स्थापित करने की जो जन्मजात प्रवृत्ति है, किसी वातावरण के प्रति बालक का अनुकूलन होना ही समंजन है, पाई जाती उसे अनुकूलन कहते हैं। अपने वातावरण के साथ समंजन करने की प्रक्रिया ही अनुकूलन है। वातावरण के प्रति अनुकूल होना ही समंजन स्थापित करना है। जीन पियाजे ने अनुकूलन की 2 उप प्रक्रियाएं बताई थी। जीन पियाजे ने अनुकूलन की 2 उप प्रक्रियाएं बताई थी। पहली जो उप प्रक्रिया बताई थी वो है आत्मसातकरण, और दूसरी है समायोजन। आत्मसातकरण का मतलब है पूर्व में सीखी गई विषय वस्तु को ध्यान में लाना, पूर्व में सीखी गई विषय वस्तु को ध्यान में लाना तथा उसका सहारा लेकर किसी विषय को जानना या सीखना। पूर्व में सीखी गई जो विषय वस्तु है उसको ध्यान में लाना और उसका सहारा लेकर के किसी नई विषय वस्तु को सीखना है, उसको आत्मसातकरण कहते हैं। पूर्व में जो भी विषय वस्तु सीखी गई है उसको अपने माइंड में वापस ला करके उसको वस्तु के बारे में जानना ही आत्मसातकरण कहलाता है। वे समायोजन, एडजस्टमेंट, मानसिक संप्रत्तियों में तत्काल परिवर्तन करना समायोजन कहलाता है। किसी विशेष स्थिति में अपने में परिवर्तन करना, एडजस्टमेंट करना ही क्या है, समायोजन करना कहलाता है। बस
साम्य धारण, जो 8 प्रकार बताए उसमें अगला है साम्य धारण। साम्य धारण आत्मसातकरण व समायोजन के मध्य संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया, संतुलन स्थापित करने की मानसिक प्रक्रिया साम्य धारण कहलाती है। आत्मसातकरण और समायोजन के मध्य संतुलन स्थापित करना की जो प्रक्रिया है वो साम्य धारण कहलाती है। अब ये संरक्षण, प्रोटेक्शन क्या है? वातावरण में होने वाले परिवर्तनों एवं स्थिरता को जानने, समझने एवं किसी वस्तु के रंग रूप स्वरूप में होने वाले परिवर्तनों का मूल वस्तु भिन्न अलग अलग करने की प्रक्रिया संरक्षण कहलाती है। वातावरण में जो होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप जो वस्तु में जो परिवर्तन होता है, इसकी प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? संरक्षण कहलाती है। नेक्स्ट 4 नंबर है संज्ञानात्मक संरचना। मानसिक संरचना मानसिक क्षमता का सेट या भाग संज्ञानात्मक संरचना कहलाता है। या इसको इस रूप में भी बता सकते हैं, किसी विषय वस्तु की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद मानसिकता स्वरूप संज्ञानात्मक संरचना कहलाता है। किसी विषय वस्तु की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद जो मानसिक स्वरूप बनता है वही संज्ञानात्मक कहलाता है। अब है मानसिक संक्रिया। बालक बालिकाओं के द्वारा किसी समस्या समाधान करने की प्रक्रिया मानसिक संक्रिया कहलाती है। बालक बालिकाओं के द्वारा किसी समस्या के जो समाधान किया जाता है मानसिक रूप से, वो मानसिक संक्रिया कहलाती है। अब है स्कीम्स। बालक बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला व्यवहार का वह संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है, स्कीम्स कहलाता है। जो संगठित पैटर्न जिसको आसानी से दोहराया जा सकता है वो स्कीम्स कहलाता है। जैसे किसी बालक द्वारा प्रतिदिन अपने विद्यालय के बैग को जमाना, जो एक उसके मानसिक पैटर्न बन गए, उस पैटर्न के अनुसार जो काम किया जाता है वो स्कीम्स कहलाता है। स्कीमा बालक बालिकाओं के मानसिकता का ज्ञानात्मक पैकेट, स्कीमा जो कि मानसिकता का ज्ञानात्मक पैकेट है, जो कि स्कीमा कहलाता है। किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु बालकों की मानसिक संरचना का व्यवहारगत परिवर्तन स्कीमा कहलाता है। किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानसिक संरचना का जो व्यवहारगत परिवर्तन है वो भी स्कीमा कहलाता है। वह विकेंद्रण। किसी भी विषय वस्तु के संबंध में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक स्वरूप में सोचने चिंतन करने की प्रक्रिया विकेंद्रण कहलाती है। किसी भी विषय वस्तु के बारे में ध्यान, एक प्रकार से सेंट्रलाइजेशन जो करने की प्रक्रिया है, एक केंद्रित करने की जो प्रक्रिया है वो विकेंद्रण कहलाती है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, तो पहली अवस्था है संवेदी पेशीय विकास की अवस्था, और ये अवस्था है संवेदी पेशीय विकास की अवस्था। ये जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था है जो कि संवेदी पेशीय विकास की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं को बाह्य वातावरण की जानकारी नहीं होती। संवेदी पेशीय अवस्था में बालक बालिकाओं को बाहरी वातावरण की जानकारी नहीं होती। इस अवस्था में बालक बालिकाओं चिंतन नहीं करते। इस अवस्था में बालकों में चिंतन की प्रवृत्ति नहीं होती। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में वस्तु स्थायित्व का अभाव रहता है। वस्तु स्थायित्व का इसमें अभाव रहता है या अभाव पाया जाता है। इस अवस्था में बालक अपनी संवेदनाओं, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से
वातावरण से ज्ञान ग्रहण करता है। इस अवस्था में बालक जो कि अपनी ज्ञानेंद्रियों इसके द्वारा ही वातावरण से ज्ञान अर्जित करता है। इस अवस्था में बालक प्रत्येक वस्तु को देखकर, सुनकर, सककर, स्पर्श करके ज्ञान ग्रहण करता है, जैसे ठंडा, मीठा, तीखा, गरम। इस अवस्था में बालक किसी वस्तु को केवल स्पर्श करके या उसको शक करके ही उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। जीन पियाजे ने संवेदीपेशी विकास की 6 उप अवस्थाएं बताई थी। जीन पियाजे ने जो पहली अवस्था, 4 अवस्थाओं की जो पहली है, इसकी 6 उप अवस्थाएं बताई थी। उसमें पहली उप अवस्था है प्रतिवर्त प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जो कि 0 से 2 माह की अवस्था है, जो कि प्रतिवर्त प्रतिक्रियाओं की अवस्था कहलाती है। प्रमुख वर्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जो कि 2 से 4 माह की अवस्था है, जो कि प्रमुख वर्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था कहलाती है। गौण वर्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जो कि 4 से 8 माह की अवस्था है, जो कि गौण वर्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था कहलाती है। गौण स्कीमेटा समन्वय की अवस्था, गौण स्कीमेटा समन्वय की अवस्था, जो कि 8 से 12 माह की जो अवस्था है, महीने की जो अवस्था है, वो कहलाती है। तृतीय वर्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जो कि 12 से 18 माह की जो अवस्था है, जो कि वर्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था कहलाती है। लास्ट जो 6ठी है, जो कि मानसिक संवेग द्वारा नए साधन खोजने की अवस्था, जो कि 18 से 24 माह या 2 वर्ष तक की जो अवस्था है। इस अवस्था में बालक स्वार्थी व स्व केंद्रित होता है। संवेदीपेशी अवस्था में बालक जो कि स्वार्थी व स्व केंद्रित होता है। अब अगली अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या इसको प्रतीकात्मक अवस्था भी कहते हैं, या अतार्किक चिंतन की अवस्था है, जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालक अनुकरण करने लगता है। इस अवस्था में बालक किसी दूसरे का अनुसरण करने लगता है। इस अवस्था में बालक गिनती, अक्षर लिखना व पढ़ना प्रारंभ कर देता है तथा माता पिता की आज्ञा मानना, नाम पूछने पर नाम बताना, शरीर अंगों के नाम बताना आदि सीख लेता है, जिसको अतार्किक चिंतन, मतलब तार्किक रूप से बालक इस अवस्था में चिंतन नहीं कर सकता। इस अवस्था में बालक चिंतन करने लगते हैं, परंतु उसे प्रकट करने योग्य नहीं होते। इस अवस्था में बालक चिंतन तो करते हैं, लेकिन उसको प्रकट नहीं कर सकते। इस कारण इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में प्रतीकात्मक भावना का विकास हो जाता है। प्रतीकात्मक भावना का विकास हो जाता है। इस कारण बालक निर्जीव वस्तुओं में सजीव कल्पनाएं करने लगता है। इस अवस्था में बालक किसी निर्जीव वस्तु को भी सजीव मानता है और वो किसी निर्जीव वस्तु को मारने के बारे में भी कहता है। अब अगली तीसरी जो अवस्था है, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 7 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था, इसको ठोस चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक मूर्त चिंतन करने लगता है। ये किसी वस्तु के बारे में मूर्त रूप से भी चिंतन करने लगता है, परंतु केवल प्रत्यक्ष वस्तुओं के साथ प्रत्यक्ष वस्तु है उसके बारे में मूर्त चिंतन करने लगता है। इस कारण इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक 2 वस्तुओं में तुलना करने योग्य हो जाता है। इस अवस्था में बालक 2 वस्तुओं में विभेद और उसमें तुलना करने योग्य हो जाता है। इस अवस्था में दिन, दिनांक, माह, वर्ष की गणना करने आ जाता है। इस अवस्था में बालकों का भाषाई विकास पूर्ण हो जाता है। इस अवस्था में बालक का जो लैंग्वेज है उसका विकास पूर्ण हो जाता है तथा बालक भाषा का कूटकरण करने लगता है और भाषा को अपने अंदर ग्रहण करने लगता है। इस अवस्था में बालक घड़ी का समय बता सकता है
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ऐसा अवस्था में बालक है जो घड़ी का समय सही अवस्था में बता सकता है, जो कि 7 से 12 वर्ष की अवस्था में होता है। अब नेक्स्ट जो अंतिम अवस्था है औपचारिक अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर तार्किक चिंतन। इस अवस्था में बालक मूर्त एवं अमूर्त दोनों प्रकार के चिंतन करने लगता है। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक मूर्त चिंतन भी करता है और अमूर्त दोनों प्रकार के चिंतन करने लगता है। इस कारण इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान स्वयं करने लगता है। तार्किक चिंतन का विकास होने के कारण बालक अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान करने लगता है। अब अगला है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, और इसका प्रतिपादन किया था वाइगोत्स्की, जो अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक जय हिंद जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।